सभी का फ्यूचर पीसीएस में हम लोग 5 अक्टूबर तक पिछले महीने से करते आ रहे थे करंट अफेयर्स डेली सीरीज़। लेकिन जो डेली करंट अफेयर्स है वो सीरीज़ बीच में रुक गई थी क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा लग रहा था कि होगा, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं होगा, तो हम लोग वापस से इसको शुरू कर रहे हैं। तो 15 से लेके अगले 15 नवंबर तक इसको हम लोग करेंगे और बीच का जो 5 से 15 अक्टूबर का करंट अफेयर छूटा उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेंगे। ठीक है, वीक के लास्ट में या मंथ के लास्ट में उसको कवर कर लेंगे किसी एक दिन। जो भी 20-50 क्वेश्चन होंगे उनके थ्रू हम लोग उस 10 दिन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की 15 अक्टूबर की न्यूज़ शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो अभी आया है वैश्विक भूख सूचकांक 2024। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मतलब हालांकि भारत सरकार का समर्थन नहीं करती है, फिर भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत की रैंक हमेशा डाउन रहती है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि भूख जो है वो SDG 1 जो SDG है उसमें जो SDG 1 लक्ष्य है वो हमारा किससे जुड़ा हुआ है? भूख है, दो वाला गरीबी से। तो इसलिए भी सतत विकास लक्ष्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं देखते हैं इसके बारे में। तो इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और इस बार जर्मनी की एड कंपनी है, इसका नाम है वेल्थुंगर हेल्थ। इन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। मेन संस्था ये है, ठीक है, जो हर बार इन्वॉल्व रहती है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कुल 127 देशों के लिए जारी किया गया। भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। जो ये स्थान है वो गंभीर भूख की श्रेणी है। ठीक है, भारत के साथ दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। हालांकि ये दोनों भारत से पीछे हैं, लेकिन भारत भी गंभीर भूख की श्रेणी में रखा गया है। ये एक शर्मनाक बात है। ठीक है, प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान बेलारूस का है। बेलारूस प्रथम स्थान पे। हालांकि कई सारे लगभग 22 के करीब देश जो हैं वो रैंकिंग में एक ही स्थान पे ऐसे समझे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनमें भी बेलारूस सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। ठीक है, दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के अलावा अन्य सभी देशों से पीछे है, तो ये भी कथन सही है। ये 3 कथन ऊपर वाले सही है, चौथा कथन भी सही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा भारत बाकी सबसे, अफगानिस्तान तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आखिरी स्थान पे कौन है? तो आखिरी स्थान पे एक कंट्री है अफ्रीका की, साउथ सूडान। ठीक है, जो साउथ सूडान है वो आखिरी स्थान पे। ठीक, इसके अलावा दक्षिण एशिया में कौन कौन किस स्थान पे है? तो आप लोग एक नज़र अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बांग्लादेश की पोजीशन 84 है, उससे ऊपर इंडोनेशिया 77 पोजीशन पे है, 68 रैंक नेपाल की है और 56 श्रीलंका की है। ठीक है, भूटान को रैंकिंग शायद नहीं दी गई है, मैं खोज रहा था पूरी रिपोर्ट में लेकिन मुझे भूटान नहीं दिखा है। ठीक है, अगर रहती भी ना तो भूटान की रैंकिंग टॉप 50 में ही रहती। ठीक है, और लास्ट वाला साउथ सूडान हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नोबेल प्राइज़ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सब नोबेल प्राइज़। ठीक है, मैं वेट कर रहा था इसीलिए एक एक करके वीडियो नहीं, एक एक करके प्रश्न नहीं बनाया हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए जो इनका लास्ट नेम है वो आप लोग याद रख सकते हैं। तो जो ये डोरान एसमोग्लू है ये टर्की के हैं। ठीक है, ये टर्की के हैं। यही एक ऐसे हैं यूके और यूएसए के अलावा इस बार किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, केवल यही टर्की वाले हैं जिनको कंबाइंड श्रेणी में मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो शांति और वो है साहित्य वाला है उसमें अलग देशों को मिला है। अधिकतर यूके यूएसए को ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल मिला है। ठीक है, तो ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन ये दोनों यूएसए के ही हैं। तो इन तीनों लोगों को समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। अब ये सामाजिक संस्थाएं और महत्व क्या है? तो अगर हम लोग देखें तो इनका कहना है कि जिन राष्ट्रों में समावेशी सामाजिक संस्थाएं हैं, ठीक है, समावेशी सामाजिक संस्थाएं, वहाँ पे समृद्धि अधिक है। ठीक है, और जहाँ पे संस्थाओं में असमानता व्याप्त है वहाँ पे समृद्धि भी कम है। ठीक है, तो असमानता समृद्धि को किस तरह प्रभावित कर रही है, ये एक महत्वपूर्ण शोध, इस तरह का शोध अभी तक नहीं था। अभी तक मानते थे लोग कि प्रिविलेज लोग जो हैं वो सिस्टम में आते हैं तो सिस्टम ज़्यादा अच्छा रन करता है, तो लेकिन उसका उल्टा इन्होंने कहा। इसके अलावा उपनिवेशवाद पर भी इन्होंने टिप्पणी की कि उपनिवेशवाद ने जो असमानता को जन्म दिया है, इसी असमानता से विकासशील देश अभी समृद्धि दर में नीचे हैं। ठीक है, और उपनिवेशवाद ने यूरोपीय श्रेष्ठता को जो जन्म दिया है, सामाजिक संस्थाएं अधिकतर किसने बनाई हैं? तो यूरोपीय संस्थाओं ने बनाई हैं, खासकर ब्रिटेन ने बनाई है। तो इसलिए यूरोप के जो देश हैं वो समाज अपने संस्थाओं में तो समावेशिता लाए, लेकिन जहाँ उपनिवेशवाद था वहाँ घोर असमानता ले आए। इसलिए वहाँ अभी भी सामाजिक संस्थाओं में उस तरह की समानता नहीं आई है, इसीलिए समृद्धि दर भी उनकी पीछे है। इस तरह का शोध है। आगे चलते हैं।
हाल ही में किस देश ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध को समाप्त कर लिया है? तो ये वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है। तो इसका आंसर है निकारागुआ ने किया है। निकारागुआ एक मध्य अमेरिकी देश है, ठीक है। मध्य अमेरिकी मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो मिलाने वाली एक पट्टी है, उस पर जितने देश हैं उनको मध्य अमेरिका कहा जाता है, मध्य अमेरिकी देश है। इसके निकारागुआ ने कहा है कि जो इजरायल है वो गाजा में जो संघर्ष विराम था उसको खत्म कर दिया है और नरसंहार कर रहा है। इसके विरोध में वो क्या करता है, वो राजनयिक संबंध समाप्त करता है। अभी इंडिया ने भी कनाडा से अपने जितने भी राजनयिक थे उनको वापस बुला लिया है। कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है और यहाँ के जो 6 से अधिक राजनयिक जो थे कनाडा वाले, उनको वापस भेज दिया है देश, ठीक है। तो कनाडा और भारत के संबंध भी इस समय खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि कनाडा की जो सरकार है, जस्टिन ट्रूडो सरकार, उसने आरोप लगाया फिर से कि राजनयिकों का हत्या कराने में हाथ है वगैरह वगैरह। ये पुरानी न्यूज़ आप लोगों ने ध्यान दी होगी, तो वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है। चलते हैं आगे। हाल ही में नाबार्ड ने दूसरा अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट जारी की है। पहले तो ये प्रश्न बन सकता है कि रिपोर्ट किसने जारी की है, तो नाबार्ड। ऑप्शन में आरबीआई दे देगा तो एक मिनट के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। वित्तीय समावेशन रिपोर्ट एक होती है वित्तीय समावेशन रिपोर्ट, वो आरबीआई जारी करता है, ठीक है। और जो ग्रामीण वित्तीय समावेशन है उसको नाबार्ड जारी करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कंफ्यूज कर सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। तो इसने कहा है कि ग्रामीण परिवारों की आय में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 2016-17 से 21-22 के बीच में उनकी आय में लगभग 57.6% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और कह रही है रिपोर्ट कि इसके समय के बीच में जो उनकी बचत है वो 66% हो गई है। लगभग 13,000 के आसपास उनकी बचत हो गई है, ठीक है। 13,000 समथिंग थी, ठीक। तो ये हम लोग को डाटा याद रखना कि 57% आय में वृद्धि हुई है, ठीक। इसके अलावा जो नीचे डेटा दिया हुआ है उनका भी अपना महत्व है, देखते हैं क्या है। ये जो 16.5% है ना, ये यूपी की कुल जनसंख्या, भारत की जनसंख्या की 16.5% है। 31.8% भारत का नगरीकरण स्तर है, ठीक है। भारत में नगरीकरण का स्तर 31.8 है और ये 22.27 यूपी के नगरीकरण का स्तर, ठीक है। यूपी के नगरीकरण का स्तर है। आगे चलते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जेम पोर्टल। आप लोगों को जेम पोर्टल की तारीफें सुनी होगी, मुख्य परीक्षा में इसको लिखना भी रहता है। अगर आपको अर्थव्यवस्था के सुधार के क्षेत्र में कुछ लिखना है तो इसको लिख सकते हैं। खूब सारे इसने प्रोक्योरमेंट किए हैं, ठीक है, और काफ़ी साफ सुथरा किया है काम, ठीक। तो एल सत्य श्रीनिवास को इसका सीईओ बनाया गया है, ठीक। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, ये आप लोग एकदम ध्यान रखिए, ठीक है। 2016 में इसकी स्थापना हुई। आगे चलते हैं। हाल ही में टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो नोएल टाटा, जो इनके चचेरे भाई हैं, इनको टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब टाटा के बारे में कुछ चीज़ें अगर जाने, रतन टाटा की मृत्यु हो गई है तो जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें देख सकते हैं। जैसे रतन टाटा को कब मिला था पद्म भूषण, कब मिला था इनको? तो 2000 में इनको पद्म भूषण मिला था, फिर 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। हालांकि उसी समय इनको भारत रत्न चाहिए था लेकिन नहीं मिला, ठीक है। तो ये पद्म भूषण की है, ये पद्म विभूषण का है, ठीक है। इसके अलावा इनको यूके ने नाइट की उपाधि भी दी थी, ठीक। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ ग्रैंड क्रॉस भी दिया था। ऑर्डर ऑफ ग्रैंड क्रॉस जो यूके के अवार्ड है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस भी दिया था। इसके अलावा इनको ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान भी इनको दिया था। इसके अलावा जैसे उड़ीसा का, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, फिर कलिंगा पुरस्कार, ये सब इनको मिलता रहा, ठीक है। तो पुरस्कारों में बहुत ध्यान दीजिएगा कि बहुत कम ही पुरस्कार इनको नहीं मिले होंगे, ज़्यादातर मिले हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की 3री वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये 2021 में शुरू हुआ है, ठीक है। बहुत सारी मंत्रालयों, मतलब लगभग 16 मंत्रालयों में जो 500 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं हैं उनको आपस में संबद्ध करके अवसंरचना के क्षेत्र में तेजी लाना इसका मेन उद्देश्य था। इसके अंदर कुछ आर्थिक गलियारे भी थे। कुल आर्थिक गलियारों की संख्या 5 थी, ठीक है। 5 थी, तो आप लोग देख सकते हैं, अगर अलग से आप लोग अपने अलग से गूगल करके इसको पढ़ सकते हैं पूरा, ये जरूरी है, ठीक है। एक बार पूछा भी हुआ है कि कब स्टार्ट हुई थी, ठीक। तो ये 3री वर्षगांठ इसकी मनाई गई। जो एक्सप्रेसवे है उसमें दिल्ली मुंबई, अहमदाबाद धौलेरा, बेंगलुरु चेन्नई, दिल्ली अमृतसर और फिर एक कानपुर वाला भी था, लखनऊ कानपुर। ये 5 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे जिनकी कुल लंबाई 2498 के करीब, या 2400
89 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये बुनियादी ढांचा सुविधा बनाने के लिए और देश में लॉजिस्टिक का तेज संचालन और अवसंरचना विकास के लिए ये गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया था। चलते हैं आगे। हाल ही में किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को देश के 14वें महारत्न के रूप में प्रतिष्ठित वर्गीकरण प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये हाल है। हाल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है HAL। ठीक, इसके अलावा जो है ये REC लिमिटेड जो 13 महारत्न थी। NHPC को अभी नवरत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, जो BEL है इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में स्थापित एक संगठन है। 1954 में शायद इसको स्थापित किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, 1954 में बेंगलुरु में इसको स्टैब्लिश किया गया था। HAL हिंदुस्तान ये देखिए, ये भारत में विमान क्षेत्र की कंपनी। अभी इसको 26,000 करोड़ रुपए का वायुसेना से एक ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो HAL और भारतीय वायुसेना के बीच में समझौता हुआ है 26,000 करोड़ रुपए का, वो विमान बनाने के लिए हुआ है। ठीक, तो ये हो गया। महारत्न नवरत्न की कुछ क्राइटेरिया होती हैं। ठीक है, तो कौन सी कंपनी महारत्न बनेगी उसकी क्राइटेरिया ये है कि वो नवरत्न पहले होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो नवरत्न होनी चाहिए। फिर 5,000 करोड़ रुपए का पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का कुल लाभ उसको लगातार अर्जित करना चाहिए। ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए का लाभ। इसके अलावा 15,000 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए का उनकी नेटवर्थ होनी चाहिए और उसका कुल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखिए 5,000 करोड़ रुपया क्या है? ये उसका लाभ है। ठीक है, ये क्या है? ये नेटवर्थ है। नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए और ये उसका टर्नओवर है। ये उसका टर्नओवर है। ठीक है, इतना होगा और पहले से नवरत्न रहेगी तो उसको महारत्न का दर्जा दे दिया जाएगा। ये सब HAL ने प्राप्त कर लिया तो उसको महारत्न का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इसी तरह नवरत्न पाने के लिए जो मिनी रत्न उसको होना चाहिए और 6 जो पैरामीटर है उस पर अच्छा 60 से अधिक का स्कोर जो प्राप्त करेगा उसको नवरत्न दे दिया जाता है। इसी तरह क्राइटेरिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया भारतीय टीम ने। महिला टीम ने भी कांस्य पदक हासिल किया था। लगातार तीसरा कांस्य है इनका। ठीक है, लगातार थर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। WHO ने भारत की जो वैक्सीन नियामक प्रणाली है, भारत की वैक्सीन नियामक प्रणाली को कार्यात्मक का दर्जा दिया है। ठीक है, याद रखिए वैक्सीन नियामक प्रणाली को कार्यात्मक का दर्जा दिया है। उनका अच्छे से लाइसेंसिंग, नियामक परीक्षण, निरीक्षण, नैदानिक परीक्षण करके देखा कि क्या सही है क्या नहीं सही है। फिर WHO ने ये मान्यता भारत को प्रदान की। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। तो नोबेल वाला पुरस्कार पूरा डिस्कस करना था। तो देखिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये जॉन जे हॉफील्ड को मिला है। जॉन जे हॉफील्ड को मिला है और जेफरी E हिंटन को प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये एक लोग इसमें से ये USA से हैं। ठीक है, और ये UK से हैं। ठीक, ऐसी आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए जो कृत्रिम तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम की इकाई है न्यूरॉन, तो उसको आर्टिफिशियल रूप से बनाने के लिए कृत्रिम तंत्रिका तंत्र के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे एक आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम क्रिएट किया जाए जो मशीन लर्निंग के लिए सक्षम हो। ठीक है, ऐसा करेगा तो वो एकदम इंसानों जैसा सोच पाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। रसायन में नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, 2 चीज़ों के लिए अलग अलग। डेविड बेकर को दिया गया कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। ठीक है, और डेमिस हसाबिस और जॉन ए जम्पर को दिया गया प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए। ठीक है, ये डेविड बेकर जो हैं USA के हैं और जो ये दोनों लोग हैं इसमें से जो डेमिस हैं वो UK के हैं और जॉन ए जम्पर USA के हैं। ठीक है, कुछ कोड बना के आप लोगों को याद करना पड़ेगा, लेकिन जो एकल अवार्ड है ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को माइक्रो RNA की खोज के लिए, क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है, माइक्रो RNA की खोज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, किसका? मेडिसिन का नोबेल प्राइज। अब देखिए ये इसमें भी ये दोनों लोग USA के हैं। ठीक है, ये लोग USA। नॉर्मली ये प्रोफेसर्स होते हैं जो रिसर्च करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए होते हैं। आगे चलते हैं। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अब की बार दिया गया है हांगकांग को। हांगकांग दक्षिण कोरिया की है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है। ठीक है, उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो उनको ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है तथा मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। दैनिक जागरण में कल का इनके ऊपर आर्टिकल है, आप लोग पढ़िएगा जरूर। बड़ा आर्टिकल था इसलिए मैं यहाँ पे तो नहीं डिस्कस कर सकता। इनके जो कथन है ना वो एकदम आपका मतलब समझिए कि अद्भुत विस्मय आपको पैदा करेंगे अपने मन में। पढ़िए इसका, कल के एडिशन में है दैनिक जागरण के।
ठीक है। तो हांगकांग का नाम याद रखिए, दक्षिण कोरिया की है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे चलते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो निहोन हिदानक्यो को दिया गया है। ये जापानीज हैं, जापान के हैं। जापान में उनका एक संगठन है जिसको कहते हैं A&H बॉम्ब सफर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनको ये मिला है। ये क्यों है? परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के लिए ये इनको ये दिया गया है, ठीक है। जापान में जब परमाणु बम गिरा था तो 1956 से ये संगठन बना के उसके जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको उनके पुनर्वास का काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनको ये दिया गया है, ठीक है। इनका संगठन है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आर्थिक विज्ञान का जो नोबेल दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, इसलिए अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इन लोगों का नाम अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, डेनान एस्मोग्लू, ठीक है। ये दोनों लोग यूएसए से हैं और ये टर्की से हैं, ठीक है। संस्थाओं, जो सामाजिक संस्थाएं समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं इसके बारे में। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल फ्यूचर PCS01 ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इनकी PDF मिलती है और इसके बारे में क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। इसके अलावा घटनाचक्र आय दृष्टि सीरीज चल रही है, उसके भी क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।